नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, हाल ही में एससीओ की संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चाइना के अंदर हुई है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की। लेकिन वहां पर हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और वहीं पर हमने एक इनविटेशन कार्ड सौंप दिया है चाइना के प्रेसिडेंट को, शी जिनपिंग को, कि आप भारत के अंदर आइए, क्योंकि हम लोग ब्रिक्स 2026 को आयोजित करने के लिए जा रहे हैं और आपका वहां पर रहना जरूरी है। जिस तरीके से आजकल ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है कि टैरिफ इंपोज किया गया है यूएसए के द्वारा, उसके बाद में देखने को मिला है कि एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। वो एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। खास तौर पर इन देशों के अंदर से अगर एक बदमाश व्यक्ति को निकाल दिया जाए, जो कि पाकिस्तान है, तो तमाम जो देश है वो आज आपस में मिलकर एक कॉरपोरेशन बनने को तैयार है और वो बेहतरीन तरीके से टैरिफ का जवाब देने को भी तैयार है, जिनके अंदर रशिया, चाइना और इंडिया शामिल है। लेकिन इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स ऐसे देश हैं जो कभी भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर ये साहस नहीं होगा या साहस नहीं जुटा पाएंगे चाहकर भी, क्योंकि वो अपने आप को डिपेंड करते हैं अमेरिका के ऊपर। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया जैसे देश जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रखते हैं, वो आज अमेरिका को ये दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट होते हुए अमेरिका को बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स। लेकिन आप लोगों को ये लगता होगा कि सर क्या आप ये बकवास, बिल्कुल ब्रिक्स जो सम्मेलन है, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, वो क्या कुछ कर लेंगे? इतना लंबा समय इनको हो चुका है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। इतना लंबे समय से ये लोग आपस में ही जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, चाहे रशिया हो, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जो है वो हमारे इस ब्रिक्स के अंदर शामिल हैं। लेकिन ब्रिक्स वो पहले वाला ब्रिक्स नहीं रहा है। ब्रिक्स के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये ब्रिक्स किस तरीके से अमेरिका के टैरिफ का जवाब दे सकता है और अमेरिका वास्तव में क्यों डरा हुआ है कि ब्रिक्स जिस दिन खड़ा हुआ और जिस दिन जवाब देना शुरू किया अमेरिका को, उस दिन अमेरिका की धज्जियां उड़ जाएंगी। चलिए बात करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि पीएम मोदी जो कि चाइना के अंदर गए थे एससीओ की मीटिंग के अंदर, वहीं पर हमने लगे हाथ 2026 के अंदर ब्रिक्स समिट इंडिया के अंदर होने के लिए जा रहा है, वहां पर हमने एक निमंत्रण सौंप दिया है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वी आर कमिटेड टू प्रोग्रेसिव आवर रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। देखिए, पहली बात तो यह है, हम में से बहुत सारे साथी जो है वो हमेशा 1962 का एक रोना जो है वो रोते रहते हैं कि 1962 के अंदर चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। उससे पहले हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया करते थे। चाइना ने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा था, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने इतिहास को याद रखा जाए, लेकिन इतिहास को याद रखते हुए हम लोग अपने देश को इकोनॉमिकली ग्रो भी करना चाहते हैं। इसलिए 1962 का जो वॉर भारत और चाइना के बीच में लड़ा गया था और हमने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, लेकिन अब जो है हम लोग प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से होना चाहिए। तो पीएम मोदी ने यह कहा कि म्यूचुअल हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, इसके साथ में ट्रस्ट करेंगे और सेंसिटिवनेस जो है वो भी हमारे बीच में रहेगी। सबसे पहले इस वर्ड को समझिए कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब बात सीधी है कि हम लोग बॉर्डर्स के ऊपर जिस तरीके से आपके सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, आप भी ध्यान रखिए कि हमारी सीमाओं के अंदर प्रवेश ना करें। साथ ही के अंदर जितना विश्वास हम तुम्हारे ऊपर रखते हैं, उतना ही विश्वास तुम हम पर भी रखो। साथ ही के अंदर हम लोग बॉर्डर के ऊपर कई बार झगड़, जैसे गलवान वाला क्रैश देख लीजिए 2020 का, उस समय जो सेंसिटिविटी थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि हम लोग जो लकड़ी के डंडे थे उनके अंदर कीले लगाकर चाइना वाले जो है वो अटैक कर रहे थे। मतलब ये मान के चलिए कि हद पार हो गई थी। तो पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हम लोग ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को ये जो स्टेटमेंट है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही के अंदर हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि टैरिफ जो है वो अनाउंस किया गया था 28 अगस्त को कि 28 अगस्त से इंडिया के अंदर अप्लाई हो जाएगा। उसके महज और महज 5 दिन के बाद में ये समिट जो है एससीओ की समिट हुई है और 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया। साथ ही में यह भी कहा गया कि इंडिया रशिया से जो ऑयल परचेज करता है उससे रशियन इकोनॉमी को पुश मिलता है और जैसे ही रशियन इकोनॉमी को पुश मिलता है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है। तो मतलब हर बात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसी की मीटिंग हुई, भारत ने वहां पर पार्टिसिपेट किया और उसका रिजल्ट यह है कि ब्रिक्स समिट अब 2026 के अंदर भारत में होने जा रहा है। ब्रिक्स को हल्के में लिया जाता था, लेकिन अब जो है इसके मायने कुछ बदल चुके हैं।
ब्रिक्स जिस तरीके से आज अमेरिका के टैरिफ का जवाब दे सकता है, तो हिंदुस्तान टाइम्स की इस न्यूज को आप लोग देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ब्रिक्स वार्निंग टू वर्ल्ड टफ गाय, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने के लिए ब्रिक्स जो है वो वार्निंग कर रहा है कि अगर 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है तो ब्रिक्स मिलकर जो है वो आज इसका सामना करने को तैयार है। साथ ही के अंदर ब्रिक्स रिएक्शन टू ट्रंप टैरिफ ऑन इंडिया वार्ड द ब्लॉक प्लान, मतलब ब्रिक्स के पास में एक जबरदस्त प्लान है जो कि आज टैरिफ को क्या कर सकता है, काउंटर कर सकता है। वी आर सपोर्टेड बाय ब्रिक्स पार्टनर्स। जब पुतिन ने मुलाकात की थी ट्रंप के साथ में अलास्का 2025 के मीट के अंदर, उस समय यह कहा था कि हम लोग जिस तरीके से यानी कि हमको जो सपोर्ट मिल रहा है ब्रिक्स के द्वारा, हम लोग उसको भूल नहीं सकते हैं, और इस बात का जिक्र जो है वो मीटिंग के अंदर कर दिया गया था। इसी बात से चिंतित ट्रंप भी थे कि यार ब्रिक्स जो है वो वाकई में अब धीरे धीरे उसके मायने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो बस रहा है, और वो है इंडिया। इंडिया के साथ में चाइना है, इंडिया के साथ में रशिया है, ये सारे मिलकर जो है वो आज टैरिफ का जवाब दे सकते हैं। तो वहां पर पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया था कि वी आर सपोर्टेड बाय ब्रिक्स पार्टनर, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये धीमे शब्दों के अंदर, दबे हुए शब्दों के अंदर ये धमकी दे रहे थे ट्रंप को कि ज्यादा यहां पर होशियारीगिरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि मिलकर अगर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो तुम जो है वो चुपचाप भीगी बिल्ली बने बैठ जाओगे। रिसेंटली आपको पता भी होगा कि अमेरिकन कोर्ट ने ही जो ट्रंप के टैरिफ को इलीगल जो है करार दे दिया था। मतलब वहीं के देश के अंदर वहां का कोर्ट जो है उनके डिसीजंस को इलीगल करार दे रहा है। चलिए हम लोग ब्रिक्स के ऊपर आते हैं। ब्रिक्स के अंदर टोटल जो है अभी 11 कंट्रीज हैं। 17वां जो सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था, वो ब्राजील के अंदर हुआ है, और 18वां जो समिट है 2026 में वो इंडिया के अंदर होने के लिए जा रहा है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान, इसमें से कुछ देश हम लोग छांट लेते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे रशिया जो कि यूएसए का साथ कभी भी नहीं देगा। हाल ही में मुलाकात भले ही हुई है ट्रंप के साथ में, लेकिन रशिया जो है कभी भी साथ नहीं देगा। अब इंडिया को भी ये समझ में आ गया है कि यार ये यूएसए की ढपली बजाना बंद करो, इस ढोलक को हमने बहुत दिन तक बजा लिया है, इससे ना तो सुर निकल रहा है और ना ही कोई नाच रहा है, तो क्यों ना इस ढोलक को फटा हुआ ढोलक करार दे दिया जाए, क्योंकि यूएसए अब किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, और इंडिपेंडेंट होते हुए हम अपना एक्सपोर्ट मार्केट खुद तैयार करेंगे। साथ ही के अंदर चाइना कभी भी यूएसए की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत हुई थी चाइना की हुआवे कंपनी, जिसको अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया था, और वहीं से ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। साथ ही के अंदर साउथ अफ्रीका, सिरिल रामाफोसा, आप लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री थे सिरिल रामाफोसा, इनको व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट किया गया था, और वहां पर बुलाकर यह कहा गया था कि हाँ, यानी कि तुम्हारे देश के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो यूएसए वाले हैं उनके ऊपर भारी अत्याचार हो रहे हैं, यूएसए के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। फिर सिरिल रामाफोसा ने यह कहा कि भाई हम लोग जो है वो कभी भी, मतलब तुम लोग हमारे देश में जाकर रंग भेद की नीति अपनाते हो कि कौन गोरा है कौन काला है, इस बात को लेकर साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा ने वहां पर कह दिया था, और उनके बीच में तनातनी भी हो गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि साउथ अफ्रीका भी कतई जो है कभी भी साथ नहीं देगा यूएसए का। फिर उसके बाद में हम बात करें ईरान की, तो ईरान जो है इसका आज बस ना चले, नहीं तो एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो टारगेट कर दे यूएसए के ऊपर, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर उसको बना भी रहा है। तो मतलब मैक्सिमम देश ब्रिक्स के अंदर आज यूएसए पर अटैक करने को तैयार हैं। इसीलिए ये जो ब्रिक्स है वो आज जबरदस्त ग्रुप जो है वो बनकर सामने निकल कर आया है। जुलाई 2026 के अंदर, मतलब जुलाई 2025 के अंदर हाल ही में ब्राजील के अंदर समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जिसमें यह कहा गया था ब्रिक्स विल मीन, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की एक नई जो है परिभाषा जो है उसको प्रेजेंट कर दिया था, और यह कहा था कि ब्रिक्स का मीन्स देशों के नाम से परे है, जिसका हम लोग कहते हैं कि बिल्डिंग है, रेजिलेंस है, इनोवेशन है, कॉर्पोरेशन है और सस्टेनेबिलिटी है। मतलब ब्रिक्स की एक नई परिभाषा पीएम मोदी ने सभी के सामने रख दी, और यह भी कहा कि ये जो एजेंडा है वो बेसिकली एशियन जो कंट्रीज है उसको बेनिफिट देगा, और ब्रिक्स के अंदर जितने भी देश शामिल हैं उनकी इकोनॉमी को ग्रो करेगा। अब 17th जो ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राजील के अंदर, उसकी ये थीम थी कि स्ट्रेंथिंग
ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी गवर्नेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो कि सस्टेन करे, कभी भी फेलियर की तरफ ना जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। तो शी जिनपिंग हैड पार्टिसिपेट इन द समिट वर्चुअली। तो जो ब्राजील के अंदर हुआ था वहां पर शी जिनपिंग ने वर्चुअली वहां पर पार्टिसिपेट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय की व्यवस्था के चलते, बिजनेस के चलते कई बार जो है वो लीडर्स वर्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। जब ब्राजील के अंदर हुआ तो वहां पर बात की गई एआई के बारे में, वहां पर बात की गई क्लाइमेट चेंज के बारे में, पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात की गई, वहां पर फाइनेंस के बारे में बात की गई। यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने बात है कि जब भी ब्रिक्स का समिट होता है तो वहां पर फाइनेंस की बात जरूर की जाती है। इसके साथ में 3 अलग अलग पॉइंट्स पर भी, फ्रेमवर्क्स पर भी बात की गई। जैसे सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बात की गई, मतलब जिस तरीके से क्लाइमेट को हम लोग इंपैक्ट कर रहे हैं उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमको फाइनेंस भी जुटाना पड़ेगा। साथ ही के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है और वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसको लेकर भी वहां पर जिक्र किया गया। साथ ही के अंदर जो डिजीज आजकल फैल रही है उसको लेकर, मतलब 3 फ्रेमवर्क जो है वो ब्राजील के समिट के अंदर रखे गए थे, जिनको आगे जाकर और एक्सटेंड करने की बारी है। अब जिस क्लाइमेट फाइनेंस की हम लोग बात कर रहे थे, ये एक तरीके का पहली बार ऐसा इनोवेशन है। हम लोग कह सकते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और UNFCCC, इसके बाद में इसकी तरीके का कोई अगर फंड जुटाने का प्रयास कर रहा है तो वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नेशंस के द्वारा पहली बार क्लाइमेट फाइनेंस जैसा फंड जो है वो जुटाने की बात की गई और ये कहा गया कि हम लोग $300 बिलियन इतनी रकम को जुटाएंगे और 2035 से हम लोग क्लाइमेट के लिए काम करेंगे। ये जो रकम आप लोग देख रहे हैं, ये रकम कितनी है? ये रकम उतनी है जितनी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को देने का वादा किया था कि हम जो है आपको क्या करेंगे, वेपन सप्लाई करेंगे और तुम हमको $300 बिलियन जो है वो पैसे दे दीजिएगा। इतनी ये रकम है, ठीक है, जितना क्लाइमेट के ऊपर खर्च हो रहा है। अब ब्रिक्स कितना मजबूत है इसका अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। हमने हमेशा यह सोचा कि अमेरिका के वर्चस्व वाला एक बैंक है जिसको IMF कहा जाता है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, लेकिन अमेरिका वहां पर अपनी मनमानियां करता है। जब चाहे तब किसी को लोन देता है, जब उसकी मर्जी आती है तब लोन देता है, जितना होता है तब लोन देता है। अभी जिस समय पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया, पहलगाम जो हमला हुआ, उसके बावजूद भी IMF से पाकिस्तान को पैसा मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर USA का इन्फ्लुएंस था, इसीलिए हम लोग उस इन्फ्लुएंस से, उस प्रभाव से बाहर निकलना चाहते थे। इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक एक डेवलप किया गया, जिसका विचार 2012 के अंदर रखा गया। 2013 मार्च के अंदर उसको आगे प्रपोज किया गया और 2014 के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जो है इसकी स्थापना कर दी गई। मतलब हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग हमेशा IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग खुद का एक बैंक जो है वो बनाएंगे। चलिए बात करते हैं कि क्या वाकई में आज ब्रिक्स जो है उसकी अहमियत बढ़ चुकी है। देखिए G7 कंट्री जो कि हमेशा ये हल्ला करते रहते हैं कि भाई हमसे बड़ी कोई इकोनॉमी नहीं है, हम लोग दिग्गज, इसके अंदर तोप देश जो है वो शामिल हैं, लेकिन तुम्हारी तोपों के अंदर गोले हैं कि नहीं है पहले वो देख लेते हैं। तो यहां पर G7 और ब्रिक्स के बीच में कंपैरेटिव स्टडी अगर हम लोग करें तो 1990 से 2025 के बीच में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से G7 कंट्रीज की GDP, जिसके अंदर USA, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान शामिल है, वो हमेशा से आप देखिए दिन ब दिन डिक्लाइन करता हुआ जा रहा है। जबकि ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी GDP जो है वो दिन ब दिन, साल दर साल जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। आप लोग बोलेंगे सर इकोनॉमी तो डाउनफॉल पर होती रहती है। इतना ही नहीं है, अगर हम लोग इनका पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर देखिए कि G7 कंट्रीज और ब्रिक्स कंट्रीज आखिरकार वर्ल्ड GDP के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, तो G7 का ग्राफ जो है वो हमेशा नीचे की तरफ आया है, जबकि आप लोग यहां पर देखेंगे कि ब्रिक्स का ग्राफ हमेशा ऊपर के लिए गया है। अब उसका रिजल्ट ये है कि ब्रिक्स जो है वो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर 31.9% की हिस्सेदारी रखता है, जबकि G7 की डाउनफॉल होकर केवल 30% रह गई है। इसीलिए हमने हमेशा यह कहा है कि ब्रिक्स जो है वो पहले भले ही कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसकी अहमियत बढ़ चुकी है। आज डोनाल्ड ट्रंप को जिस बात का खतरा है वो यही है कि अगर एक बार ब्रिक्स कंट्रीज ने जवाब देना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो इसकी हवा जो है वो टाइट हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आएगा कि वाकई में उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। साथ ही के अंदर
ब्रिक्स को अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रिक्स देशों का मार्केट पॉपुलेशन से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो 3.3 बिलियन है और यहां पर G7 की 0.8 बिलियन है। मतलब G7 कंट्रीज को अगर सामान बेचना हो तो वो यहां पर लाकर बेचेंगे, नहीं तो उनके पास में इतनी जनसंख्या नहीं है। अगर वो कपड़े भी बनाएंगे तो कपड़ों को पहनने वाला जो देश होंगे वो ब्रिक्स कंट्रीज होंगे, तो जनसंख्या के हिसाब से मार्केट जो है वो डेवलप होगा। इसलिए ब्रिक्स का आप लोग हर महीने के अंदर एक बहुत बड़ी एक शेयर मार्केट जो है वो देख सकते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हां, एचडीआई जो इंडेक्स है भले ही इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग पिछड़ रहे हो, लेकिन बाकी जो है ग्रोथ रेट के अंदर हम लोग जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें आप लोग जीडीपी ग्रोथ रेट को आप देखिए ड्रास्टिकली ये चेंज हो रहा है। इसलिए ट्रंप के माथे पर जो शिकन है, जो चिंता की लकीरें हैं, वो आज ब्रिक्स कंट्रीज को देखने के बावजूद ही है। इसीलिए आज भारत ने चाइना की तरफ एक हाथ बढ़ाया है और चाइना भी कहा है कि हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं इनको दूर करेंगे और यही इन ब्रिक्स कंट्रीज के लिए बेहतर भी होगा। चलिए, हमारे डीप वर्क के आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। आप लोग ये समझ पाएंगे कि आखिरकार फोकस की क्या पावर होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स हैं, रतन टाटा हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स को कैसे हासिल किया है। आप लोग हमारे इन टेक्निक्स के साथ में जरूर जुड़िए। आप लोग ये समझ पाएंगे कि डीप वर्क क्या होता है। जब भी हम किसी काम को करते हैं उसमें फोकस और कंसंट्रेशन हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 30 टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। अगर आप लोग अपने टारगेट को या फिर किसी भी एडिक्शन से आप लोग जूझ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 75 डेज के अंदर आपको हर डिस्ट्रैक्शन से मैं बाहर निकाल दूंगा। आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप में इतना मादा होना चाहिए, आपके अंदर यह होना चाहिए कि आज का जो चैलेंज है वो कल को आपको चेंज भी कर सकता है। आप लोग टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।